हम्म, चलो भाई, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलेस देखे थे सारे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, मेन ये 4 फॉर्मूले थे। उसके अंदर भी छोटे छोटे और फॉर्मूले थे, मतलब फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ आती है उसके भी फॉर्मूले थे। जैसे ईओक्यू का अलग फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल आर लेवल निकालने का अलग फॉर्मूला था। तो वो हमने फॉर्मूले सारे सीख लिए थे। बहुत टाइम हो गया है वो वीडियो आए, तो आप लोग क्या करना है, एक बार वापस से वो वीडियो 2x की स्पीड में फटाफट देख लेना। सारे फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर लेना। अगर कॉपी में लिखे होगे तो और जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम चालू करते हैं सारे क्वेश्चंस। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम। मटेरियल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही टॉपिक लास्ट था, इसी के बस क्वेश्चन बनाने बचे थे। चलो, इलस्ट्रेशन 1 चालू करते हैं। तो बोलता है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आपको ईओक्यू निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकालना है कि साल भर में आप कितने बार अपनी मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने वाले हो, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम दिया हुआ है 10,000 kg, कि मतलब पर एनम मतलब एक साल में आप कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम करते हो। मतलब यही आपका ए है। ए मतलब बताया था, देखो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था, याद है? ईओक्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 2 इंटू ए इंटू ओ होल अपॉन सी। हमको ए और सी की नीड है, तो ये आपका ए आपको मिल गया कि साल भर में आप कितना एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, साल भर में आप 10,000 kg यूज़ कर ले, तो ये आपका ए हो गया। फिर बोलता है ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये आपका ओ हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद सी, सी वैसे तो फुल फॉर्म क्या था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, जिसका एक और नाम था स्टोरेज कॉस्ट, वो यहाँ पे दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट का एक और नाम था स्टोरेज कॉस्ट, एक होल्डिंग कॉस्ट भी होता है। तो स्टोरेज कॉस्ट दिया हुआ है, यही आपका कैरिंग कॉस्ट है, यही है। आप बोलोगे सर तो परसेंट में दिया हुआ है 8%, कैरिंग कॉस्ट है तो रुपीज़ में दिया होना चाहिए था, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट है रुपीज़ में दिया है, एनुअल कंजम्पशन केजी में दिया है, वो केजी में ही होना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज़ में और कैरिंग कॉस्ट भी रुपीज़ में आना चाहिए, बट नहीं, ये तो परसेंट में है 8%। तो याद करो, मैंने पहले बताया था कि अगर आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है तो आप क्या करोगे, वो परसेंट निकालोगे परचेज प्राइस पर यूनिट का। ये है आपका कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अगर आप 1 kg परचेस करते हो तो उसकी कॉस्ट है 2 रुपये, तो 2 रुपये का ही 8%, 2 रुपये का इंटू 8%, ये आएगा 0.16 रुपीज़, मतलब 16 पैसे। तो यही है आपका कैरिंग कॉस्ट, 0.16 यहाँ लिख देता हूँ, वही है ना। तो सी मतलब आपके आ गया कैरिंग कॉस्ट, ई ओ क्यू निकल गया। तो पहले आपको गिवन चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा ए इक्वल्स टू 10,000 kg, मतलब जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखना पड़ता है। ओ इक्वल्स टू ₹50 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, पर ऑर्डर होता है। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो तो परसेंट में दिया है, तो आपको ₹2 का, यानी जो परचेज प्राइस होती है ना पर केजी या कॉस्ट पर केजी, उसका निकालते हो। ₹2 का इंटू 8%, तो ये आता है आपका ₹0.16 पर यूनिट पर एनम को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। एक सेकेंड, हाँ। हाँ, तो ई आपका निकल सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये तो मैंने रफ में लिखा था, अभी ये फेयर मैंने लिखा है, फेयर में गिवन लिख लिया। फिर उसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट में 2 इंटू ए इंटू ओ होल अपॉन सी, है ना। अच्छा, स्क्वायर रूट लास्ट में करना है ना। जैसे मैं फॉर्मूला अगर पुट करूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 kg मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 0.16 रुपीज़, और लास्ट में आपको स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि होल में है ना, होल में स्क्वायर रूट है। सब पूरा सॉल्व होने के बाद आप स्क्वायर रूट करोगे, तो इसको एक ही स्टेप में सॉल्व किया जाए। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि, या क्लास 5th का मैथ्स नहीं है कि एक बार में एक स्टेप सॉल्व करोगे, आप पूरा एक बार में सॉल्व करोगे। मतलब 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16। अभी आपके कैलकुलेटर में आया होगा 62,50,000। लास्ट में आपको आपके कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन होगा, उसको बस दबा दो, तो आपका आंसर आ गया 2500 kg। ईओक्यू आ गया 2500 kg, पहला पार्ट हो गया। अच्छा, ईओक्यू का मतलब क्या था कि एक ऑर्डर में, ईओक्यू मीन्स दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम, इट इज दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम, मतलब एक बार में, मतलब एक ऑर्डर में आप कितनी क्वांटिटी मंगाते हो। एक बार गाड़ी आएगी ना, तो उस गाड़ी में आप 2500 kg ही ऑर्डर करके मंगवाओगे, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर भी पूछा है, जैसे ये अभी मैं रफ में लिखता हूँ, रफ में यहाँ लिख देता हूँ। आपको ये पता चल गया कि आप एक ऑर्डर में 2500 केजी मंगाओगे, और याद करो मैंने आपको इसका एजम्पशन भी लिखवाया था कि जो भी जितने भी ऑर्डर होंगे, जैसे दूसरा ऑर्डर होगा तो वो भी 2500 केजी का होगा, तीसरा ऑर्डर होगा तो वो भी 2500 केजी का होगा, मतलब द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्डर। और जो टाइम इंटरवल है ये भी मैंने लिखवाया था, एजम्पशन लिखवाया था, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, और जो क्वांटिटी है दैट यू ऑर्डर ईच टाइम इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हर ऑर्डर में आप 2500 केजी ही मंगाओगे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी ऑर्डर होंगे 2500 मंगाएंगे। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, मतलब साल भर में आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे। तो मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है, साल भर के नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है, कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू विल प्लेस योर ऑर्डर सो दैट एनुअल कंजम्पशन इज कंप्लीटेड। वापस से बोलता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स यू शुड प्लेस योर ऑर्डर सो दैट एनुअल कंजम्पशन इज कम्प्लीटेड। एनुअल मतलब साल भर में आप 10,000 मंगा रहे हो ना, और नंबर ऑफ ऑर्डर भी साल का ही पूछा है, हमेशा साल का पूछता है। साल भर में आप 10,000 केजी यूज़ कर रहे हो, है ना, तो वो है। और आप एक बार में कितना मंगा रहे हो, 2500, मतलब एक बार में मंगाए 2500, दूसरे बार में मंगाए 2500, 5,000 हो गया, तीसरे बार में मंगाए 2500 तो 7,500 हो गया, फिर चौथे बार में मंगाए 2500 तो आपका साल भर का कोटा 10,000 का पूरा हो गया। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के 4 तक ही लिखा था। हो गया ना यहाँ पे आपका 10,000 केजी, मतलब साल भर में आपको 10,000 ही चाहिए। और फोर्थ ऑर्डर में 4 ऑर्डर आपने प्लेस किया, 4 ऑर्डर में ही आपका साल का जो 10,000 केजी का रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर इज 4 इन अ ईयर। एक साल में आप 4 बार ऑर्डर प्लेस करोगे, एक ऑर्डर 2500 का होगा, तो 2500 4 बार मंगाओगे 10,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे, फेयर में कैसे दिखाना है, छोटा सा फॉर्मूला है। एग्जाम में थोड़ी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहोगे, नहीं तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा, है ना। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर का, एकदम आसान। 4 आया ना नंबर ऑफ ऑर्डर, तो देखो 4 फॉर्मूले से कैसे आएगा, एकदम छोटा पिद्दी सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई ओ क्यू। सिंपल, कि मतलब भाई साल भर में आप 10,000 केजी मंगाते हो, और डिवाइडेड बाय एक बार में, ई ओ क्यू मतलब क्या था, द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर ईच टाइम। एक बार में आप 2500 केजी मंगाते हो, तो ऐसे 2500 कितनी बार मंगाना पड़ेगा, डिवाइड करके देख लो, 4 आ जाएगा। 4 ऑर्डर आप साल भर में मंगाओगे, खत्म क्वेश्चन। ई ओ क्यू, दो चीज़ निकालना था, ई ओ क्यू निकालना था 2500 केजी, और उसी की मदद से हमने नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल लिया। साल भर में 4 ऑर्डर आपको प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में 2500 होता है और आपको मंगाना है साल का 10,000, इसलिए 2500 2500 2500 2500 4 बार मंगाए तो आपका 10,000 हो गया। 4 नंबर ऑफ ऑर्डर आपको साल भर में प्लेस करने होंगे। ठीक है, चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन था पहला वाला। दूसरा तो इससे भी सिंपल है, सिर्फ ई ओ क्यू निकालना है। सेकेंड वाला देखो, सिर्फ ई ओ क्यू निकालना है। देखो सारी चीज़ दी रहेंगी ऑब्वियसली, तभी तो निकाल पाओगे। द एवरेज एनुअल कंजम्पशन, ध्यान से देखो, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स, मतलब ये मुझे ए मिल गया। जहाँ एनुअल लिखा ना मतलब वो ए है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स। ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 36.50, मतलब ये परचेज प्राइस है, वो भी लिख देते हैं। दिस इज योर परचेज प्राइस, that is rupees 36.50 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, कैरिंग जनरली सी लिखते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो दैट इज 20%। स्टोरेज कॉस्ट इज 20%। सर 20% ऑफ वॉट, 20% ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट, 20% ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट, दैट इज 36.5। सो 36.5 into 20%, it comes out to be 7.3 rupees per unit per annum। साल भर का जो कैरिंग कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो है 7.3 पर यूनिट पर एनम। मतलब अगर आप एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करते हो तो इट विल कॉस्ट यू 7.3 रुपीज़। आगे देखें तो बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, जहाँ पे आपको ऑर्डर दिख गया दैट मीन्स इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज ₹50। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹50 पर ऑर्डर। ओके,
अब हम EOQ निकाल सकते हैं, सारी चीज़ आगे 3 चीज़ तो चाहिए होती है। तो EOQ हमने निकाल लेना है अंडर रूट में 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। हाँ 2 तो 2 होता है। एनुअल रिक्वायरमेंट था आपका 18,250 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था इंटू आपका ₹50 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम था ₹7.3 होल में स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको मैं एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व कर दूंगा। 2 इंटू 18,250 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7.3, तो ये आया और लास्ट में स्क्वायर रूट, तो दैट कम्स टू बी रुपीज़ क्यों, that is economic order quantity, so it will be 500 units. Okay, that is EOQ, मतलब in each order you will order 500 units. चलो सेकेंड क्वेश्चन भी डन, ओनली EOQ निकालना था, सेकेंड क्वेश्चन भी डन है। थर्ड में आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ऐसे वाले एग्जाम में बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वेराइटी ऑफ मटेरियल है। देखो लिखा है द कंपोनेंट्स ए एंड बी। कंपोनेंट्स मीन्स मटेरियल, मतलब जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो दो टाइप का है, एक है मटेरियल ए, दूसरा है मटेरियल बी। और फिर उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे दिया हुआ है नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूसेज इज एवरेज कंजम्पशन। ध्यान से देखना, नॉर्मल मीन्स एवरेज, यूसेज मीन्स कंजम्पशन। सो इट इज़ द एवरेज कंजम्पशन विच इज़ 300 यूनिट्स पर वीक ईच। ईच का मतलब क्या कि वो दोनों के लिए अलग अलग है, मतलब ए के लिए भी 300 है यूनिट्स एवरेज कंजम्पशन, ए का भी 300 है और बी का भी 300 है। ठीक है, ईच ऐसा नहीं कि 300 का दोनों का मिला के है एवरेज कंजम्पशन, दोनों का सेपरेट है। ईच बोल दिया ना, मतलब ए का भी 300 है और बी का भी 300 है एवरेज कंजम्पशन। फिर ठीक है, आगे मैक्सिमम है तो उसको मैक्सिमम भी बोलेंगे ना। यूसेज मीन्स कंजम्पशन। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही नाम से दे, किसी भी नाम से दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ योर मैक्सिमम कंजम्पशन। यूसेज मतलब कंजम्पशन होता है और मैक्सिमम का कुछ मतलब नहीं, और वो मैक्सिमम ही रहेगा। जैसे आगे देखो, आगे क्या है, मिनिमम यूसेज, तो दैट इज़ मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन। और वो भी सेम तरीके से दिया हुआ है, जैसे मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है 450 यूनिट्स पर वीक ईच, मतलब ए का भी 450 है, बी का भी 450 है। मिनिमम कंजम्पशन भी वैसी है, 150 यूनिट्स पर वीक है ईच, मतलब ए का भी 150 है और बी का भी 150 है। ठीक है, ईच बोल दिया ना, मतलब सबका मिला के, सॉरी अलग अलग है, ए का अलग है, बी का अलग है। ओके, देन आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया, मतलब ROQ जो यूज़ आता है फॉर्मूले में। ए का ROQ है 2400 यूनिट्स और बी का है 3600 यूनिट्स। उसके बाद आपको रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है। रीऑर्डर पीरियड मीन्स लीड टाइम। मैंने बोला ना, जो नाम आपने फॉर्मूले में सीखे हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसी नाम से आए। रीऑर्डर पीरियड मतलब कितना पीरियड लगता है ऑर्डर को आने में, दैट इज लीड टाइम, है ना। तो देखो ए का है 4 to 6 वीक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए का लीड टाइम क्या है 4 to 6 वीक्स। तो अगर मैं पूछूँ ए का मिनिमम लीड टाइम कितना है तो 4 वीक्स, और ए का मैक्सिमम लीड टाइम कितना है तो 6 वीक्स, है ना। और अगर देखो मिनिमम 4 वीक्स मैक्सिमम 6 वीक्स, तो एवरेज कितना होगा सर 4 + 6/2, और दिखेगा 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5 आता है, तो दैट इज योर एवरेज लीड टाइम फॉर ए। सिमिलरली आपको बी का दिया हुआ है, बी का लीड टाइम कैसा दिया हुआ है 2 to 4 वीक्स, 2 to 4 वीक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का मिनिमम लीड टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 2 वीक्स। तो बी का मैक्सिमम लीड टाइम कितना है सर 4 वीक्स। तो बी का एवरेज लीड टाइम कितना है सर 2 + 4/2, सिंपल एवरेज ऐसे निकालते हैं। अलग से दिख रहा है कि 2 और 4 के बीच में कितना आता है 3 आता है, तो 3 इज द एवरेज लीड टाइम फॉर मटेरियल बी। चलो ये सब आपको जानकारी दी हुई है, ठीक। ये आपको ROQ दिया हुआ है, इतना सब दिया हुआ है। बोलता है कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, मतलब ए के लिए भी निकालना है, बी के लिए भी निकालना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है ए बी दोनों के लिए, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है ए बी दोनों के लिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ए बी दोनों के लिए, एवरेज स्टॉक लेवल ए बी दोनों के लिए। मतलब टोटल 8 आंसर आएंगे, 8 आंसर आएंगे, ठीक है। चलो, तो ए पॉइंट में आपको क्या निकालना है रीऑर्डर लेवल। तो मैं आता हूँ यहाँ पॉइंट नंबर ए, यू हैव टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, इट कैन बी रिटन एज ROL। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो आपको दोनों के लिए सेपरेट निकालना है, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना, ऑब्वियसली बात है, पर दोनों का अलग अलग निकलेगा। ए का निकलेगा, देखो ए का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, देखो मैक्सिमम कंजम्पशन फॉर ए इज 450,
फॉर बोथ इट इज़ 450 ईच, ठीक है ना। तो ए का आ गया 450 यूनिट्स मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ए का मैक्सिमम लीड टाइम है 6 वीक्स, ए का देखना और मैक्सिमम वाला देखना, तो दैट इज 6 वीक्स, है ना। तो ये हो जाएगा 9 3 2700, 2700 यूनिट्स इज द रीऑर्डर लेवल फॉर ए। देन फॉर बी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन भी सेम रहेगा क्योंकि ईच बोला था ना, मैंने पहले ही बताया 450 दोनों के लिए है, बी के लिए भी वो 450 यूनिट्स ही है, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम ऑफ बी इज 4 वीक्स, तो इंटू हो जाएगा 4 वीक्स, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा 1800 यूनिट्स। तो हमने आरओएल निकाल लिया दोनों, ए के लिए बी के लिए, ठीक है। फिर बी पॉइंट में आते हैं, तो बी पॉइंट में आपको बोलता है मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल के दो, तो हम निकालते हैं, चलो। मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, यही था फॉर्मूला। एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है सब, आपको फॉर्मूला हल्का सा समझ के याद करना है तो हो गया सब। चलो आरओएल ए का आरओएल हमने अभी निकाला था 2700 यूनिट्स, तो उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा फॉर्मूले में 2700 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ए का अगर एवरेज कंजम्पशन देखना है दैट मीन्स नॉर्मल यूसेज, देखो एवरेज कंजम्पशन मीन्स नॉर्मल यूसेज, कि नॉर्मली मतलब ऑन एन एवरेज आप कितना यूज़ करते हो, कितना कंज्यूम करते हो, दैट इज 300 यूनिट्स। For both it is 300 units, for A also and B also. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 300 units. This is your average consumption into average lead time of A. मैंने बताया था दोनों के बीच का, या तो आप ऐसे सिंपल एवरेज भी निकाल सकते, 4 to 6 है ना, तो बीच में 5 आता है, दैट इज एवरेज लीड टाइम। अगर लॉजिक और अच्छे बेहतरीन लॉजिक के साथ निकालना है तो आपको सिंपल एवरेज ही निकालना है, वही बेहतरीन लॉजिक है। सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 + 6 4 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 2, इसको सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा। और शॉर्टकट देखो ना सीधा, 4 और 6 के बीच में 5 ही तो आता है, दैट इज एवरेज लीड टाइम फॉर ए 5 वीक्स, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 27 - 15 equals to 1200 units. This is your minimum stock level of A. Minimum stock level of A. Similarly for B it will be, पहला तो आपको ROL जो आपने पहले निकाला था, ये देखो B का 18 निकाल के रखा था, B का 1800 units minus average consumption into average lead time. Average consumption is same 300 units for each, तो B के लिए भी वो 300 units है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज लीड टाइम है आपका, देख लो बी में देखते हैं, एवरेज करना है तो वही 2 + 4, ये है ना 2 to 4 वीक्स, 2 + 4/2 इट विल बी 3 वीक्स, तो इनटू कर दें यहाँ पे 3 वीक्स, तो योर आंसर विल बी 900 यूनिट्स। दिस इज मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। बी पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर सी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें निकालना है। पॉइंट नंबर सी में अब हमें निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला था रॉक एंड रोल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मींस ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक, तो फॉर ए ROQ इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ए का है आपका 2400 यूनिट्स, तो ए का हमने लिख दिया यहाँ पे 2400 यूनिट्स ROQ, देन प्लस ROL which is 2700 units of A, 2700 units, हाँ, माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन इज 150 यूनिट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम यूसेज मीन्स मिनिमम कंजम्पशन इज 150 फॉर ईच, फॉर A एंड B 150 यूनिट्स, ठीक, तो 150 यूनिट्स मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम फॉर A is 4 weeks, 4 weeks, okay,
24 plus 27 minus 600, 4500 units. This is the maximum stock level for A. Then for B, ROQ plus ROL. तो ROQ for B मतलब reorder quantity of B is 3600 units. Reorder quantity of B is 3600 units plus reorder level of B, which we have calculated earlier as 1800 units. 1800 units, okay, minus ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम. मिनिमम कंजम्पशन सेम रहेगा, ये रहा मिनिमम कंजम्पशन 150 क्योंकि ईच है, और मिनिमम लीड टाइम है बी का 2 वीक्स. तो 150 इंटू 2, 150 into 2, which is 300. So we'll add 3600 and 1800, subtract 450. 15 3 sorry 2 weeks था ना, sorry मिनिमम लीड टाइम 2 था, तभी तो मैंने बोला भी 300. 36 plus 18 minus 300, 5100 units is the maximum stock level of B. Okay. Then last point number D, we have to calculate average stock level. Average stock level. तो याद करो एवरेज स्टॉक लेवल के हमारे पास दो फॉर्मूले होते थे. एक तो सिंपल वाला कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि आपका कैसा होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल. This is sum of all observation divided by number of observation, which is 2. Or we have another formula for average stock level, which is minimum stock level minimum stock level plus reorder quantity divided by 2, means half of ROQ. Okay. अब ध्यान से सुनना, आपको दोनों फॉर्मूले से आंसर निकालना है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से जो आंसर है वो अलग अलग आते हैं और हमें नहीं पता है कि चेकर के पास कौन सा आंसर होगा. मान लो कि आपने पहले वाले फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाला, उसके पास दूसरे वाले का आंसर होगा तो गलत कर देगा, या वैसे वर्सा कि आपके पास दूसरे वाले ने आपने सॉल्व किया बट उसके पास पहले वाले का आंसर है. कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें नहीं पता है तो हम दोनों से सॉल्व करके आएंगे. तो फॉर ए, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए इज 1200 units plus maximum stock level of A is 4500 units divided by 2. So 1200 plus 4500 upon 2, 2850 units. Okay. Or by using another formula, that is minimum stock level, again 1200 units plus half of ROQ. Now what is the ROQ for A? Reorder quantity of A is 2400 units. Reorder quantity of A is 2400 units. So 2400 units upon 2, which will be 1200 units. So final answer will be 2400 units. ऐड भी तो करना है ना. ठीक है, दो आंसर आया, देखो दोनों अलग है, 2850 और 2400 दोनों का अलग है. हमें नहीं पता उसके पास कौन सा आंसर रहेगा, तो हम दोनों से सॉल्व करके आ गए हैं. सिमिलरली बी के लिए भी, तो सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी इज 900 यूनिट्स एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी इज 5100 यूनिट्स. सो 900 units is minimum stock level plus 5100 units is maximum stock level divided by 2. So it will be 3000 units. ठीक है. और by using second formula, minimum stock level same 900 units plus ROQ divided by 2. Now ROQ for B is ROQ for B is 3600 units. So 3600 units. 2700 units एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ बी. तो देखो दो आंसर है, पहले 3000 आया था पिछले फॉर्मूले से, 2700 आया इस फॉर्मूले से, हमें दोनों सॉल्व करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म. इतने सारे आंसर हमने निकाले. ठीक,
चलो आगे आते हैं। इलस्ट्रेशन 4 काफ़ी आसान है, देख लो एक बार। फॉर्मूला है काफ़ी आसान सा। बोला है कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसका एक फॉर्मूला होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शॉर्ट में ITR इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दैट्स ऑल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस ऑफ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल, देन एट लास्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दिस वे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, ठीक है। और सेकेंडली क्या है आपका? एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज तो वही हो गया, एवरेज इन्वेंट्री। हाँ, यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे कहाँ दिया है मिनिमम मैक्सिमम? कहाँ दिया है आपको? क्या क्या दिया है? खाली 3 चीज़ दिया है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और मटेरियल कंज्यूम, बस इतना दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आप एवरेज किसका निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का निकालोगे। एवरेज कंजम्पशन, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री। तो मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 नहीं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, अच्छा एक चीज़ और, आप देखो क्वेश्चन देखा तो एक चीज़ समझ आई कि आप क्या कर सकते हो पता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आप बचपन से जानते हो क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह स्पेसिफिक, अब क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पेसिफिक तरीके से दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम। तो आप उसी को पुट करोगे। मटेरियल देखो जितना आपने कंज्यूम किया है वही तो आ गया। देखो क्योंकि अगर आपने NPO पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो आपको एक चीज़ याद होगी कि कंजम्पशन कैसे निकलता है। देखो कंजम्पशन कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही निकलता है। तो COGS भी तो ऐसे ही निकला, COGS भी तो ऐसे ही निकला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, COGS ही आता है स्पेसिफिक उस फॉर्मूले में, बट क्या है मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है ना, डायरेक्टली दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। मतलब ऊपर आ जाएगा, मतलब ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो फिर इस केस में COGS नहीं आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। अगर मैं लिख दूँ ये लो, तो फिर चुटकियों में सॉल्व हो गया। ये 1 मार्क्स के लिए भी बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है ना? और चलो एवरेज इन्वेंट्री हम पहले अलग से निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? फॉर्मूला लिख लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक है आपका 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है आपका 16,000, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, तो आपका आ जाएगा ये 13,000। 13,000 इज योर एवरेज इन्वेंट्री। सीधा यहाँ फॉर्मूले पुट करता हूँ, मटेरियल कंज्यूम्ड इज 78,000 एंड एवरेज इन्वेंट्री हमने अभी अभी निकाला 13,000। तो 78 अपॉन 13, 78 अपॉन 13 इट कम्स टू बी 6 टाइम्स। देखो अब इसका मतलब समझो सर, फॉर्मूला हो गया, आंसर आ गया। मतलब क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? मतलब क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? मतलब ये होता है कि साल भर में आपने 6 बार इन्वेंट्री को परचेस किया, यूज़ किया, परचेस किया, यूज़ किया। इन्वेंट्री यानी जो मटेरियल होता है, मटेरियल का लाइफ कैसा होता है कि आप मटेरियल कहीं से खरीद के लाते हो, गोडाउन में रखते हो और वहाँ से उसको यूज़ कर लेते हो अपने प्रोडक्शन में। मटेरियल को खरीदते हो, यूज़ कर लेते हो प्रोडक्शन में, मटेरियल को खरीदते हो, परचेस करते हो, यूज़ कर लेते हो प्रोडक्शन में। मतलब अपने ये साइकिल, ये जो साइकिल था कि आपने परचेस किया, यूज़ किया, परचेस किया, यूज़ किया, परचेस किया, यूज़ किया, साल भर में आपने ये साइकिल 6 बार किया। मतलब 6 बार अपने मटेरियल को परचेस करके और अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर चुका है साल में 6 बार। इसलिए मैंने लिखा 6 टाइम्स। हमेशा आपको 6 मतलब टाइम्स के फॉर्म में ही आपको आंसर देना है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ही वही होता है कि कितने बार आपने साल भर में मटेरियल को परचेस किया और कंज्यूम किया प्रोडक्शन में। ठीक, तो ये आपका फोर्थ वाला भी हो गया, है ना?
चलो आगे अगर आओगे देखोगे, अच्छा फोर्थ के बाद मैंने सीधा 12, क्योंकि बीच का सब हो चुका है। बीच का जो था ना 5 6 7 8 9 10 11 जो भी था 11 तक सब वो था लीफो फीफो, पहले कवर हो चुका है ना। लीफो फीफो बेस स्टॉक याद है, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, जो इशू ऑफ मटेरियल वाला टॉपिक था है ना, स्टोर्स लेजर वाला, रिसिप्ट इशू बैलेंस 11 तक वो वाला क्वेश्चन है। 12 देखोगे तो 12 एकदम सिमिलर है 3 के जैसे, वैल्यूज चेंज है, पूरा क्वेश्चन सेम है, वैल्यू थोड़ी चेंज हो कर दिया है और कुछ नहीं। वैसे ही दो कंपोनेंट है ए और बी, नॉर्मल यूसेज मतलब एवरेज कंजम्पशन है, ये मैक्सिमम कंजम्पशन है, ये मिनिमम कंजम्पशन है। रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों का दिया हुआ है और रीऑर्डर पीरियड मतलब कि लीड टाइम भी दिया हुआ है, और वही चार चीज़ें निकालनी है जो इलस्ट्रेशन 3 में निकालनी थी। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, अगर नहीं समझ आते तो बिल्कुल डाउट पूछना, क्योंकि 99% सेम है, 1% बस वैल्यू अलग अलग है, तो वो इसलिए 99 सेम है। ठीक है, तो आगे आते हैं इलस्ट्रेशन 13 में। यहाँ से हम बहुत एक अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, एक नया टॉपिक है। इलस्ट्रेशन 13 में हम निकालना सीखेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो एक काम करो, बिना क्वेश्चन के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन 13 नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका, कि आप लोग कॉपी में साथ साथ में नोट करना, क्योंकि मेन एग्जाम में तो बेटा यही आता है। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप इलस्ट्रेशन में आगे बढ़ते हो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आने लगते हैं। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन थोड़ी आएगा जो 1 2 हमने बनाया था, वो लगता है आपको 7 8 मार्क्स के लिए आएगा, वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब साल भर की टोटल बोले हो, टोटल क्यों बोले, क्योंकि साल भर की निकालनी है। इन्वेंट्री की कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को परचेज करना है, मंगाना है और उसको स्टोर करना है, याद रखना है, इसी आपको याद रखना है। इन्वेंट्री को परचेज करना है, फिर उसको मंगाना है और फिर उसको स्टोर करना है, ये 3 खर्चे लगेंगे आपको। लास्ट टाइम बोलता हूँ, इसी सेंटेंस को मन में बिठा लो। इन्वेंट्री को यानी कि मटेरियल को पहले आपको परचेज करना है, फिर उसको मंगाना है मतलब ट्रांसपोर्ट करना है और अपने पास तक लाना है, और फिर उसको अपने पास स्टोर करना है, यही 3 खर्चे लगेंगे। चलो, और फॉर्मेट कैसा बनेगा, मतलब पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बस दैट्स इट। 2 कॉलम, एक पर्टिकुलर्स का एक अमाउंट का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला खर्चा क्या होगा, परचेज का, तो मैं लिखूंगा टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट मतलब साल भर में जो आप परचेज कर रहे हो मटेरियल, उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी साल भर की, खाली परचेज करने का, मतलब उसका एमआरपी जो होता है ना वो। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि साल भर में आप ए क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, ए मतलब वही सर जो मैंने आपको पहले बताया था, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि क्वांटिटी में दिया होता है केजी, ऐसा कुछ यूनिट्स में दिया होता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर केजी से। कॉस्ट पर केजी मतलब जो परचेस प्राइस होगा पर केजी, जो एमआरपी होगा ना 1 केजी का या 1 यूनिट का, पर यूनिट लिख दिया था, क्योंकि यूनिट कुछ भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, क्विंटल, लीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ कॉस्ट पर यूनिट, है ना। ए का मतलब होता है कि साल भर में आप कितने क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड इन अ ईयर। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल क्वांटिटी में दिया होता है, इतनी क्वांटिटी आप साल भर में यूज़ करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट से। 1 यूनिट आप कितने में परचेस करते हो, तो आपका आ जाएगा साल भर का टोटल परचेस कॉस्ट, जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। साल भर में इतनी क्वांटिटी, इतने यूनिट्स मंगाते हो, 1 यूनिट का प्राइस इतना है, मल्टीप्लाई करो और आपका सवाल का जवाब सामने है। टोटल परचेस कॉस्ट आ गया, तो आपने परचेस कर लिया, अब उसको मंगाने का खर्चा, जहाँ से आपने परचेस किया है वहाँ से लेके आपके गोडाउन तक जो माल आएगा, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे को क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर दिया तो होता है, बेटा पर ऑर्डर दिया होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कभी भी पर ऑर्डर के हिसाब से देता है। जो आप बोलोगे ना कि सर ओ तो क्वेश्चन में दिया होता है, अभी तक हमने 2 3 क्वेश्चन बनाए ईओक्यू के, तो ओ तो सर दिया ही होता है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, यही तो दिक्कत है, पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो। क्या आप साल भर में एक ही ऑर्डर मंगाते हो, नहीं, आप साल में नंबर ऑफ ऑर्डर मंगाते हो। ये आपका फॉर्मूला बन गया ना, समझ आया किसी को कैसे बना, मैंने हिंट भी दिया अभी, चलो एक बार और वापस से देता हूँ। सर ओ का मतलब क्या होता है, ओ का फुल फॉर्म होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक सिंगल ऑर्डर अगर आप मंगाते हो ना, तो इतना खर्चा लगेगा, ओ दैट इज कॉल्ड ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
तो क्या आप साल भर में एक ही ऑर्डर मंगाते हो? नहीं, हम साल भर में नंबर ऑफ ऑर्डर्स मंगाते हैं। यही तो है नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला, ऊपर बताया था मैंने। नंबर ऑफ ऑर्डर निकल गया ना इससे कि साल भर में आप कितने बार ऑर्डर मंगाते हो, मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर मंगाने का जो खर्चा है वो ओ है, मल्टीप्लाई करोगे आपके साल भर का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ आया? ए अपॉन ई ओ क्यू करने से खाली जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ए अपॉन ई ओ क्यू, इसको करने से क्या आ गया आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, है ना। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर आया इंटू आपने कर दिया ओ से, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो आपके साल भर का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करोगे टोटल, हाँ मैंने क्या बोला, पहले तो आपका परचेस करने का कॉस्ट, फिर उसको मंगाने का कॉस्ट, तो दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर अपने पास उसको स्टोर करने का कॉस्ट। स्टोर करोगे तो दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। नाम तो सुने सुने हैं बट फॉर्मूला सुना सुना नहीं है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ये लो अच्छे से लिखता हूँ, ई ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सी का मतलब तो हम सब जानते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये कैरिंग कॉस्ट है, यही आपकी स्टोरेज कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम, कि एक साल में अगर 1 यूनिट आप स्टोर करते हो तो साल भर में इतना खर्चा लगेगा। ठीक है, साल भर में उसको आप मल्टीप्लाई करो ई ओ क्यू से, क्योंकि एक बार में तो आप उतना ही मंगाओगे ना। देखो यहाँ पे डाउट आता है बच्चों का कि आप एक बार में सर ई ओ क्यू तो आप एक बार में मंगाए हो, तो इससे टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी। ई ओ क्यू मतलब ये होता है कि आप एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाओगे, तो वो तो सर सिर्फ एक बार का हुआ ना, टोटल कैसे हुआ, साल का टोटल मतलब साल का कैसे हुआ, क्योंकि बेटा सी का फुल फॉर्म बता दो। सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये है ना पर एनम। फिर इसको पर एनम करने की क्या ज़रूरत है, और इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। ई ओ क्यू क्यों ले गए हो, क्योंकि एक बार में तो आप ई ओ क्यू ही स्टोर कर पाओगे। जैसे चलो पिछले वाले जो इलस्ट्रेशन 1 था, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो इलस्ट्रेशन 1 था याद करो, वहाँ पे ए कितना दिया हुआ था 10,000 kg, साल भर में आप 10,000 kg मंगाते हो, और ई ओ क्यू वहाँ पे आंसर आया था हमारा 2500 kg, मतलब एक बार में आप 2500 kg मंगाते हो। फिर जैसे ही वो ख़त्म होने लगेगा फिर मंगाओगे तो 2500 kg मंगाओगे, फिर ये ख़त्म होने लगेगा तो फिर से 2500 मंगाओगे, ये ख़त्म होगा तो अगेन 2500, तो ऐसे साल भर का 10,000 हो गया। तो भाई कभी भी आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कभी भी साल में किसी भी दिन क्या हम 2500 से ज़्यादा कभी स्टोर करेंगे। आप बोलोगे सर 10,000, तो बेटा 10,000 एक बार में थोड़ी स्टोर कर रहे हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में स्टोर कर रहे हैं, मतलब ई ओ क्यू ई ओ क्यू ई ओ क्यू, जितना ई ओ क्यू आता है एक बार में हम मैक्सिमम उतना ही स्टोर करते हैं। जितना ई ओ क्यू आता है एक बार में हम मैक्सिमम उतना ही स्टोर करते हैं, इसलिए ई ओ क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बोलोगे सर पर एनम, तो पर एनम बेटा यहाँ पे जुड़ा है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ही होती है, वो साल की ही कॉस्ट होती है, और उसको आप जो एक बार में मंगाओगे उसी को स्टोर करोगे ना एक बार। साल भर का क्या आपके गोडाउन में 10,000 kg कभी होगा ज़िंदगी में, कभी नहीं होगा। 10,000 kg एक बार में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 10,000 kg कभी नहीं होगा गोडाउन में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2500 ही होगा, क्योंकि 2500 आपने मंगाया वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगला 2500 आएगा। तो ये कहानी है, ठीक है। तो फॉर्मूले का लॉजिक हो गया, ई ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सर डिवाइड बाई 2 नहीं समझ आया, वो तो आपने बताया नहीं, बता दिया मैंने, बता दिया, किसी को समझ भी नहीं आया, वापस समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, ये जो 2500 kg आपने मंगाया है एक बार में मंगाया है, तो अब उसको आप जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे ये क्वांटिटी कम होती जाएगी, फिर आप 2500 मंगाओगे तो ये बढ़ जाएगी, अगली बार आप फिर से 2500 मंगाओगे ना तो बढ़ गई, फिर इसको यूज़ करते जाओगे ये धीरे धीरे कम होते जाएगी, जैसी कम हुई फिर से 2500 मंगा लिए, फिर आप इसको यूज़ करके जाओगे धीरे धीरे ये कम होती जाएगी, फिर आप 2500 मंगा लिए। मतलब जो ग्राफ है ना ये ऐसा चलता रहेगा ज़िंदगी भर, या अगर ऐसे ऐसे बनाओ तो ग्राफ इसका ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो आप क्या करते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो, मतलब उसका आधा कर दिए। डिवाइड 2 का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। तो आप इसका एवरेज निकाल रहे हो, क्योंकि देखो ना भाई, यहाँ आपने 2500 मंगाया, फिर वो ख़त्म होते होते ज़ीरो हो जाएगा ना कभी, फिर आप 2500 से चालू करोगे मंगाओगे, फिर वो ख़त्म होते होते ज़ीरो हो जाएगा, फिर 2500। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा ना, 25 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 2500 प्लस 0/2। तो सर प्लस 0 क्यों करो, टाइम पास क्यों करो सर, प्लस 0 को हटा दो, तो यही बन गया लॉजिक। 2500/2 क्यों कर रहा हूँ, ई ओ क्यू/2 क्यों कर रहा हूँ, उसका एवरेज निकालने के लिए। सर एवरेज क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो क्वांटिटी है ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहती है। 2500 मंगाए फिर ये कम होगी 0, फिर 2500 फिर ये कम होगी 0, फिर 2500, ऐसे चलते रहेगा। तो मैं एवरेज निकालने के लिए कर दिया ई ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना।
तो आपका साल भर का टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, तीनों को ऐड करेंगे। हाँ, ये आपका टोटल परचेस कॉस्ट था, दूसरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा टोटल कैरिंग कॉस्ट। जैसे इन तीनों को ऐड करोगे आपका आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, साल भर का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा। और आगे जो क्वेश्चंस है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो इसी टाइप के आएंगे अभी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 13, 14, 15 जो भी है आगे सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलो इसको मिटाता नहीं। 13 में वैसे तो लिख ली होगी ना, साथ साथ में लिखना कॉपी में। नहीं लिखे हो तो बेटा वीडियो पीछे करके लिखो, बिना लिखे आगे आओगे तो कुछ मतलब नहीं होगा। ठीक, चलो इलस्ट्रेशन 13 में अगर आते हैं तो देखो क्या लिखा है। अनिल लिमिटेड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स। ए आपको मिल गया, ए इज 36,000 यूनिट्स आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा अगर वापस से मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूँ एक बार में तो क्या लिखता है देखो। अनिल लिमिटेड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। साल भर का अनिल लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो बाय करता है साल भर का जो रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स है साल का, उसको हम बाय करते हैं। एक बार में थोड़ी पूरा मंगाएंगे, हम 6 बार में मंगाते हैं, 6 इंस्टॉलमेंट्स में मंगाते हैं। तो अगर मैं एक इंस्टॉलमेंट में कितना मंगाते हो बेटा, मतलब 6 ऑर्डर है। इंस्टॉलमेंट मतलब ऑर्डर, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है ऑर्डर। आप इसको 6 ऑर्डर में मंगाते हो तो कर दो। अगर आपको ये निकालना है कि आप एक बार में कितना मंगा रहे हो तो इट विल बी 36,000 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि जो 36,000 है ये साल का है और उसको आप क्वेश्चन में बता दिया कि इसको आप बाय करते हो 6 इंस्टॉलमेंट्स में। तो मतलब डिवाइड करके क्या आ जाएगा कि एक इंस्टॉलमेंट में आपने कितना मंगाना है, एक इंस्टॉलमेंट में आप 6,000 यूनिट्स मंगाते हो। तो सर इसको बोलेंगे क्या, जो क्वांटिटी आप एक बार में मंगाते हो, 36,000 को 6 बार में मंगाते हो, मतलब एक बार में एक सिंगल ऑर्डर में, ईच ऑर्डर में आप 6,000 मंगाते हो। तो सर इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है। जो क्वांटिटी आप साल भर में, साल भर का तो वो है 36, जो क्वांटिटी आप एक बार में मंगाते हो, सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर में जो आप क्वांटिटी मंगाते हो उसको क्या कहते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी। ROQ है ये, 6,000 यूनिट्स इज द ROQ। आप बोलोगे नहीं सर EOQ है, EOQ भी तो ऐसे ही कुछ बोले ना, EOQ भी तो वही होता है कि द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। हाँ तो बेटा वो फॉर्मूले से आता है, ऐसा कभी दिया नहीं होता है। EOQ भी वही है, द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम इन विच टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। ये हमने लिखा है थियोरिटिकल पार्ट में, कॉपी खोल के देखना अगर लिखे होगे तो, नहीं तो फिर राम भरोसे। तो देखो जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होती है कि आप एक बार में कितना मंगा गए हो, ये दिया हुआ था, सिंपल डिवाइड ही तो करना था, तो मतलब ये दिया हुआ था, तो दैट इज ROQ। री ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। नोट्स खोल के देखो तो री ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। एक बार में जितनी क्वांटिटी आप मंगाते हो, 6,000 मंगाते हैं, उसको ROQ बोलेंगे। सर EOQ किसको बोलेंगे, EOQ बेटा हमको निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, पर उसका मतलब भी वही होता है, EOQ का मतलब भी वही है कि जो ये EOQ भी वही क्वांटिटी है जो आप एक बार में मंगाते हो, और इसमें आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आपका जो साल भर का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम होता है। और वही तो हमको इस क्वेश्चन से देखना है। पहले इतना समझ आया कि ROQ आपका 6,000 है। अगर मैं, चलो उसको मैं फेयर में दिखाना पड़ेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फेयर पार्ट में चालू कर दिया मैंने लिखना, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि री ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, मतलब आप एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाते हो। भैया हम साल भर में 36,000 यूनिट्स मंगाते हैं और 6 बार में मंगाते हैं, तो मतलब एक बार में हम 6,000 यूनिट्स मंगाते हैं। दिस इज योर री ऑर्डर क्वांटिटी। चलो आगे आओ। अच्छा ए दिया हुआ है, ए को भी लिख देते हैं। ऊपर मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू 36,000 यूनिट्स। ठीक है, उसके आगे आगे क्या लिखा है, ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपीज़। मतलब ये आपका हो गया कॉस्ट पर केजी या कॉस्ट पर यूनिट। मतलब एक यूनिट अगर आप परचेस करते हो वो 1 रुपये का आता है। 1 रुपये में एक यूनिट आप परचेस करते हो, परचेस कॉस्ट है, यहाँ लिख देता हूँ, परचेस कॉस्ट पर यूनिट है ये। ठीक है, एंड उसके आगे बोलता है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25, मतलब वो आपको मिल गया, ओ इज ₹25 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर आगे बोलता है द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब C,
इज एस्टिमेटेड एट 20%। जो सी है वो 20% है। 20% किसका? परचेज कॉस्ट पर यूनिट का। तो सी इक्वल्स टू ₹1 का इंटू 20%, जो कि आ जाएगा आपका ₹0.2, 20 पैसा। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी, हाउ मच मनी कैन बी सेव बाई EOQ। अभी मत पढ़ो क्वेश्चन, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते जाओ। सबसे पहले EOQ निकालो। क्वेश्चन में क्या बोले वो आएंगे। अभी आपको क्या है, आपको ए पता है, ओ पता है, सी पता है, आप EOQ निकाल सकते हो। EOQ आप निकाल सकते हो, तो निकाल लेते हैं। EOQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में रहेगा 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। हाँ, 2 इंटू 36,000 यूनिट्स इंटू 25 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 0.2 रुपीज़। 2 इंटू 36,000 इंटू 25, हाँ 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 0.2 और फिर स्क्वायर रूट। तो ये आपका आया 3000 यूनिट्स। EOQ आ गया 3000 यूनिट्स। EOQ मतलब क्या? एक बार में, एक सिंगल ऑर्डर में आप कितनी क्वांटिटी मंगाते हो। अब आपके पास दो चीज़ें हैं। आपके पास ROQ है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। मतलब आप एक बार में 6000 मंगा सकते हो। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल्सो दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम, या तो आप 3000 मंगा सकते हो। अब आप कंफ्यूजन में हो कि सर एक बार में मंगाए कितना, एक बार में 6000 मंगाए या एक बार में 3000 मंगाए। तो उसकी कॉस्ट को कंपेयर कर लो ना, कॉस्ट को कंपेयर कर लो। मतलब देखो, नोट्स खोल के देखो, नोट्स मैंने लिखवाया है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। मतलब एक बार में आप 6000 मंगाते हो। और EOQ का भी मैंने ये लिखवाया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। उसके आगे लिखे हैं इन विच टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज मिनिमम। तो भाई मीनिंग तो लगभग सेम हो गया ना, कि द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम। एक बार में आप कितनी क्वांटिटी मंगाते हो? 6000 मंगाते हो और 3000 भी मंगाते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? दोनों में से कोई एक होगा ना, इधर 6000 और 3000। एक बार में आप जो क्वांटिटी मंगाते हो या तो 6000 होगा या तो 3000 होगा। दोनों कैसे हो सकता है कि एक बार में 6000 भी आया है और उसी में 3000 भी आया है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों में से कोई एक ही मंगाना है, या तो 6000 या तो 3000, आर या पार। तो सही कौन सी मंगाएंगे? बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ गए हो, कॉस्ट निकाल लो। जिसमें दोनों को कॉस्ट निकालो, दोनों को कंपेयर करो, जिसमें आपकी टोटल कॉस्ट कम आएगी आप उसी को चूज़ कर लो। अगर 6000 में टोटल कॉस्ट कम आती है तो मैं 6000 मंगाऊंगा। अगर 3000 में टोटल कॉस्ट कम आती है तो मैं 3000 मंगाऊंगा। आपका डिसीजन हो जाएगा। मतलब मुझे वही करना है, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालना है, जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया, पर्टिकुलर्स और अमाउंट बना के बताया नहीं था, बस वैसे ही करना है। तो मैं यहाँ बाजू में कर देता हूँ, राइट साइड में मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। एक काम करता हूँ ना, मेरा तो लिखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ। आप लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मेरा तो क्या है, फॉर्मेट बना हुआ है ना, इसी को मैं नीचे ले आऊँगा और क्या। ये लो आ गया। हाँ, पर कॉलम 2 बनेगा बेटा, 2 ऑप्शन है ना आपके पास, या तो 6000 या तो 3000। तो कॉलम जो है वो 2 बनेगा। हाँ, चलो। तो पर्टिकुलर्स के आगे जो मैं लिखूँगा पहले तो लिख देता हूँ ऐसे, ROQ which is 6000 units at a time, and another column for EOQ which is 3000 units at a time। ऐसे दोनों की मैं कॉस्ट निकालूंगा अभी साल भर की, जिसमें मेरा कॉस्ट कम आएगा मैं वो मंगा लूँगा। सिंपल। ठीक, चलो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो क्या है हौच पौच दिखेगा। चलो, हाँ, पर्टिकुलर्स है ROQ 6000, EOQ 3000। चलो, सबसे पहले मैं निकालता हूँ टोटल परचेस कॉस्ट। साल भर का परचेस करने में खर्चा कितना लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, A इंटू CPU। A इंटू CPU, ए है आपका एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, और CPU मतलब वही शॉर्ट फॉर्म बोला मैंने, कॉस्ट पर यूनिट। तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है आपका 36,000 यूनिट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 36,000 यूनिट्स, और यहाँ पे भी 36,000 यूनिट्स। बेटा A तो वही रहेगा ना,
अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आपको एक बार में कितना मंगाना है, एक बार में 6000 मंगाना है या एक बार में 3000 मंगाना है, उस पर डिसीजन होगा। साल भर का तो 36,000 ही होगा ना। साल भर का जो कंजम्पशन है वो आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। जो ए है, ए विल बी सेम फॉर बोथ दी कॉलम्स। जो एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटीरियल है वो दोनों कॉलम के लिए सेम रहेगा। 36,000 तो सभी दोनों के लिए 36,000, साल भर में आप उतना ही मंगाओगे। ये तो हम बात कर रहे हैं कि एक बार में 6000 मंगाना है या एक बार में 3000 मंगाना है। एक बार में कितना मंगाना है, साल भर में तो 36 ही मंगाना है। इनटू CPU भी सेम ही रहेगा। जो कॉस्ट पर यूनिट है 1 रुपये है ना, तो वो दोनों में सेम रहेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट दे देता है तो अलग बात है, बट अभी हमें डिस्काउंट नहीं दिया है। डिस्काउंट नहीं है ना, तो जो आपका परचेस कॉस्ट है पर यूनिट 1 रुपये, वो भी सेम रहेगा। तो मतलब इसकी कॉस्ट आ गई 36,000, दोनों में सेम रहेगी अनलेस अदरवाइज डिस्काउंट ना दिया हो। जब तक डिस्काउंट नहीं है क्वेश्चन में, तो दोनों का जो टोटल परचेस कॉस्ट है वो सेम रहेगा। डिस्काउंट देगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, परचेस करने की कॉस्ट कम हो जाएगी डिस्काउंट की वजह से, किसी एक की कम होगी। वो क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। ठीक, आगे आते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वैल्यूज पुट करते जाओ, सब होते जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर याद करो, ए अपॉन यू क्यू क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर था ना। तो 36,000 आप ए मंगाओगे साल भर का, डिवाइड बाय यहाँ पे। अच्छा देखो, अब मैं क्या करूँगा पता है बेटा, आपने यहाँ पे ई ओ क्यू लिख के रखा है, उसको सिर्फ क्यू कर दो, क्योंकि बेटा आर ओ क्यू भी तो है। सिर्फ देखो, सिर्फ ई ओ क्यू लिखोगे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, आर ओ क्यू के साथ क्यू लिख दो। तो दोनों का क्यू मतलब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। क्यू मतलब क्वांटिटी, तो वो रीऑर्डर क्वांटिटी में भी यूज़ हो जाएगा और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी यूज़ हो जाएगा। क्यू में दोनों में कॉमन है ना, आर ओ क्यू ई ओ क्यू, तो मैंने इसलिए क्यू लिख दिया। तो यहाँ पे क्यू कितना है, 6000 है। तो इससे क्या होगा पता है, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा 36,000 अपॉन 6000, 6। मतलब आप साल भर में 6 ऑर्डर मंगाते हो, साल भर में 6 ऑर्डर मंगाते हो, और एक ऑर्डर मंगाने का खर्चा है 25 इंटू एक ऑर्डर मंगाने का खर्चा है 25 रुपये, और 25 इंटू 6 हो जाएगा आपका 150 रुपीज़ आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर आप एक बार में आर ओ क्यू यानी कि 6000 यूनिट्स मंगाते हो। पर अगर आप 36,000 divided by quantity, q means quantity and what is the quantity here, 3000 units, एक बार में आप 3000 क्वांटिटी मंगाते हो, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो वही रहेगा, पर ऑर्डर तो 25 था वो 25 ही रहेगा। और ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गए हैं। 36,000 को आप 3000 मंगाओगे तो आपको 12 ऑर्डर मंगाने पड़ेंगे। डिवाइड करके देख लो, 36,000 अपॉन 3000 करोगे, साल में आपको 12 ऑर्डर मंगाने पड़ेंगे, 12 ऑर्डर, है ना। तो साल का अगर 12 इंटू 25 करोगे, साल का 600 हो जाएगा। 12 इंटू 25, हाँ सॉरी 300, डबल बोल दिया मैंने, 300 हो जाएगा ऐसे। ठीक बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा है ना। क्वांटिटी बेटा, क्वांटिटी जितनी कम होगी नंबर ऑफ ऑर्डर उतने ज़्यादा होंगे। आप क्या कर रहे हो, एक बार में कम क्वांटिटी मंगा रहे हो। कम क्वांटिटी मंगाने से क्या होगा, आपको ज़्यादा बार ऑर्डर रिपीट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़े तो खर्चा भी बढ़ गया, 300 ई ओ क्यू में। सिमिलरली चलो सॉरी, आगे करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्यू है यहाँ पे 6000 अपॉन 2 इंटू सी है आपका, सी कितना था, कैरिंग कॉस्ट था आपका 0.2 रुपीज़, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ 3000 अपॉन 2 इंटू 0.2। बेटा सी सेम रहेगा, कैरिंग कॉस्ट जो है ना पर यूनिट पर एनम वो सेम रहता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करें। 3000 इंटू 0.2, तो ये आपका आया 600 रुपीज़, और 1500 इंटू 0.2, ये आपका आया 300। चलो एक चीज़ नोटिस करो, ऐड वेड तो होता रहेगा, ऐड तो मैं कर देता हूँ तीनों को। चलो एक चीज़ आप नोटिस करो, चलो नोटिस किए क्या कुछ, ये नहीं कि उसमें कम आ रहा है। अभी ऊपर में नोटिस करो, जो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया उसमें कुछ नोटिस कुछ दिखेगा तो देखो, देखो देखो जल्दी देखो। दिखा क्या, ईओक्यू में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होता है, हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा।
EOQ, जब भी आप EOQ मंगाते हो ना तो साल भर का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल कैरिंग कॉस्ट है वो सेम रहता है, याद रखना। MCQ में कहीं पर भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, आपको याद रखना है EOQ में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो सेम होता है। ठीक, तो चलो आगे आते हैं। अब देखो, अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देख लो। अगर आप एक बार में 6000 kg मंगा रहे थे ROQ वाला, तो आपको कॉस्ट लगेगा साल भर का 36,750। पर वहीं अगर आप EOQ मंगाते हो, एक बार में 3000 यूनिट्स मंगाते हो, तो आपको कॉस्ट लगता है 36,600। तो जिसमें कम लगेगा हम वो मंगाएंगे। देख लो दोनों में से कम किस में है, इसमें 36,750 है और इसमें 36,600 है। तो दोनों में से कम किस में है, 36,600 वाला कम है, तो आप वही मंगाओगे, मतलब EOQ मंगाओगे। तो देखो आपको कितना पैसा सेव होगा, पहले ये सोचो। देखो अगर आप 6000 वाली काम मंगाते, 6000 वाला ये मंगाते, तो आपको कॉस्ट इतनी लगती। पर आप समझदार हो, जिसमें कॉस्ट कम लगेगी आप वो मंगाते हो, मतलब आप ये वाला मंगाओगे, है ना। तो आपकी कॉस्ट कितनी बच गई है। अगर आप ये ना मंगाते हुए ये मंगा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट कितने से सेव हो रही है। वहाँ मंगाते तो 750 लगता, यहाँ मंगाते तो 600, 150 से आपका कॉस्ट बच गया। मतलब आपने सेविंग कर ली 150 रुपीज़ की, क्योंकि वो मंगाते दो ही ऑप्शन है, वो मंगाते तो 750 लगता, अभी आप ये मंगा लो तो 600 है ना। सेविंग कितनी की हुई, 150 की हुई। ठीक है, तो 150 की सेविंग हुई, वही आपको लास्ट में पूछा है। पहले तो बोला है, लास्ट क्वेश्चन यही है आपका, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ। EOQ मंगाने से आप कितना मनी, कितना पैसा आप बचा सकते हो। तो भाई 150 रुपीज़ हम बचा सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर। प्रेजेंटेशन पूरा करना है, ये भी करना है, वो भी। लास्ट में आपको क्या करना है देखो, लास्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे सेविंग्स बाय यूजिंग EOQ। EOQ मंगाने से आप कितनी सेविंग कर लोगे, ₹150 की सेविंग कर लोगे। कैसे आया, 36,750 माइनस 36,600, दोनों को माइनस करने से आया, उतनी आपकी सेविंग हो जाएगी 150 की। खत्म आंसर, है ना। पहले हमने EOQ निकाला और फिर ROQ और EOQ को उसकी कॉस्ट को कंपेयर किया, और क्वेश्चन में पूछा था EOQ मंगाने से कितना पैसा सेव होगा, तो बेटा 150 सेव हो जाएगा। ठीक, ये आपका इलस्ट्रेशन 13 कंप्लीट हो गया। ठीक।